जश्न आजादी। आजादी के 75वें वर्ष में रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की पहल पर अपने पुरखों के संघर्षों की याद में आयोजित इस श्रृंखला में आपने डॉक्टर शेखर पाठक जी की किताब जागे पर्वतवासी का पहला भाग सुना। आज सुनिए इस किताब का दूसरा भाग, जिसे स्वर दिया है हमारे शिक्षक साथी सोहन गोबाड़ी ने। गढ़वाली तथा कुमाऊनी फौजियों ने भी वेगार तथा जंगलात नीति के खिलाफ अर्जियां भेजी। उन्हें लगा कि जिस अंग्रेजी राज्य के लिए वे अपनी जान पर खेल रहे हैं, वही राज उनके लिए चिंतित नहीं है। फौजियों की हताशा का असर भी सरकार पर नहीं हुआ, लेकिन इससे आम लोगों को बल मिला। पहाड़ों में जागृति की जो सुबह हो रही थी, वह अगले कुछ सालों में एक चमकती दोपहर में बदल गई। 1916 में कुमाऊं परिषद बनी। यह पिछले 50 साल की उथल पुथल का फल था। 2-3 साल के भीतर ही परिषद पर्वतवासियों की हो गई। परिषद से सरकार, प्रस्त और राय बहादुर अलग होते गए। उनकी जगह देशभक्त लड़ाकू लोग लेते गए। परिषद का मुख गांव की ओर था, अतः इसके मजबूत होने की गुंजाइश थी। इसके सालाना जलसों में मुख्य मुद्दे थे जंगल और बेगार। कुमाऊं परिषद का 1920 का काशीपुर का जलसा महत्व का था। ऐसा लगा जैसे सारा क्षेत्र बेगार और जंगल के मामलों को लेकर खड़ा हो गया है। तराई से तिब्बत की सीमा तक, नेपाल से टिहरी रियासत तक पर्वतवासी लड़ाई के लिए तैयार थे। इस जलसे में उठे बेगार और जंगलात के सवालात को सरकार ने चुनौती की तरह लिया। गांव-गांव में पर्वतवासी सीधी टक्कर लेने लगे। सरकार द्वारा हथियार, जंगलों से घास, लकड़ी लाई जाने लगी। अनेक जंगलों और लीसा भंडारों में आग भी लगाई गई। आग उन्हीं जंगलों में लगी जो पर्वतवासियों से छीन लिए गए थे। सरकार जिनसे पैसा कमा रही थी, जनता की ऐसी कार्रवाई अंग्रेजी राज ने पहाड़ों में पहली बार देखी थी। सूरज की रोशनी की तरह जागृति हर ओर मौजूद थी। खुशहाल घाटियों में इसका विरोध ज्यादा तेज था। जनता का गुस्सा धीरे धीरे विरोध में बदलता जा रहा था। वेगार और जंगलात आंदोलन एक ही सिक्के के दो पहलू थे और साथ साथ फैल रहे थे। जनवरी 1921 में अल्मोड़ा जिले के बागेश्वर नामक कस्बे में बेगार की बहियां सरयू नदी में डाल दी गई और बेगार नहीं देने का निर्णय लिया गया था। बेगार के अंत ने पर्वतवासियों के हौसले बुलंद कर दिए थे। वे आत्मविश्वास से लबालब भरे थे। अब उन्हें सिर्फ जंगलात की लड़ाई लड़नी थी। वे पहली लड़ाई जीत गए थे, दूसरी जीती जानी थी। जंगलात की लड़ाई फैलती गई। यह पर्वतवासियों के होठों पर गीतों की वापस लाने की लड़ाई थी। जहां तहां गिरफ्तारियां हुई, घर संपत्ति कुर्क कर ली गई। लगता था जैसे जिला प्रशासन का काम सिर्फ दमन करना रह गया था। औरतें और बच्चे भी नहीं छोड़े गए। सोमेश्वर में दुर्गा देवी की गिरफ्तारी हुई। 16 साल का गंगवा भी गिरफ्तार हुआ। दुर्गा पर थकलोटी के सरकारी जंगल में आग लगाने का आरोप था। दुर्गा देवी वर्षों से अपनी सहेलियों के साथ पथरोल का आतंक झेल रही थी। कितनी ही बार उनकी दरातियां और रस्सियां छीनी गई थी। कितनी ही बार पशुओं को घास नहीं मिली थी। पथरोल की गालियां भी भुगती थी, लेकिन रोटी तो पकानी ही थी। जानवरों के लिए घास पिरोल लाना ही था। ब्याह, बारात और पूजा के लिए भी लकड़ी चाहिए थी। कौन से लकड़ी के टॉल खोलने थे उन्हें? जरूरत भर ही तो चाहिए था, पर इसे समझता कौन? दुर्गा के गांव वालों को भाटकोट के जंगल में जाने से डर लगता था। काफल नहीं खा सकते थे, तरुण नहीं खोज सकते थे।
ये पतरोल कोई अंग्रेज नहीं था, पर उसके मन में असली बात आती कहां थी। बात दुर्गा की और उसकी सहेलियों के मन में आई। दुर्गा देवी और उसकी सहेलियां सरकारी जंगल में गई, घास, लकड़ी और सुतर पिरोल लाई। पतरोल आग बबूला होकर आया। आज औरतों ने उसे डराती दिखाई। वह दोबारा बोला तो औरतों ने उसे ललकारा, खबरदार, जो एक भी आकर कहा। यह जंगल हमारे पुरखों की खात है, अन्यायी सरकार की नहीं। पतरोल गूंगा सा हो गया। जिसका सूरज नहीं डूबता उस अंग्रेजी राज में यह सब उसे विश्वास नहीं हुआ। जिन डरी हुई औरतों की दरातियां और रस्सियां वह छीनता रहा था, उनका यह रूप बेगार की भैया को सरयू नदी में बहाने की खबर पटवारी के चपरासी ने उसे सुनाई थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अब पर्वतवासी कुली नहीं रहेंगे। उसे लगा कि उसके दिन भी लदने वाले हैं। पटवारी पतरोल का ही इतना डर रहा करता था इस मुल्क में। अब कलेक्टर को भी कुली नहीं मिल रहे थे। ये कलयुग इतनी जल्दी क्यों आया? ये अनपढ़ गवार क्या अब हमारे सिर पर चढ़े रहेंगे? पतरोल को लगा कि अब औरतें उससे नहीं डरेंगी। वह भागा और कौसानी में अपने रेंजर को खबर दे आया। रेंजर ने खबर अल्मोड़ा भेजी। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि जंगलात के कानून ताक पर रख दिए गए थे। चुप रहने वाले पर्वतवासियों में 100 साल का गुस्सा फूट पड़ा था। चुप रहने वाले जब बोलते हैं तो उसमें सत्ता को हिलाने की ताकत होती है। गांव में पुलिस भेजी गई, पटवारी का दल बल भी, थोकदारों को भी साथ रखने का प्रयास हुआ। सोमेश्वर में दुर्गा गिरफ्तार की गई। पहली बार किसी औरत को गिरफ्तार किया गया था। सैकड़ों लोग अपनी गिरफ्तारी दे ही रहे थे। जेलों में जगह नहीं रही थी। गिरफ्तारी देने वाले बढ़ते जा रहे थे। सरकार बहादुर को लगा कि कस्बों में जंगल की लड़ाई धीमी है, गांव में बहुत आक्रामक। यह सच था। कस्बाती जड़ें भी तो गांव में ही थी। सरकार पर पहला हमला बेगार ने किया था। जंगल की लड़ाई ने तो उसकी कमर ही तोड़ दी थी। पहाड़ों में अन्यायी सरकार फिर कभी अपनी कमर सीधी नहीं कर सकी। पर्वतवासियों का आंदोलन न तो बिखरा, न ही बीच में वापस लिया गया। वे अपने दम पर इकट्ठा हुए। वे समझदारी से लड़े। उनके नेता कोई बेगाने नहीं थे। वे उन्हीं के बीच के थे। उन्हीं की तरह जंगल और बेगार की लड़ाई ने पर्वतवासियों को अधिक ताकत वापस दी। इसने उन्हें आजादी की बड़ी लड़ाई से जोड़ा। जंगलात की दिक्कतों की जांच हेतु सरकार ने समिति बनाई। पर्वतवासियों को जंगलात के हक लौटाए गए। सरकार ने इसे कुमाऊं में अपनी सबसे बड़ी हार कहा। पर्वतवासियों को अपने जंगलों में जाने का हक वापस मिला। उन्होंने ठाना कि वे अपने जंगलों की हिफाजत करेंगे। अपने प्राणों को यदि पर्वतवासी नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? जंगल की यह लड़ाई पर्वतवासियों के हाड़ मांस में रम गई। कहते हैं कि पहाड़ों में जब भी जंगलों की लूट होती है, हक हकूक छीने जाते हैं, तो पर्वतवासियों की आंखों में खून उतर आता है। कितना गहरा है आदमी, खून और जंगल का रिश्ता। तो ये था डॉक्टर शेखर पाठक जी की किताब जागे पर्वतवासी का दूसरा भाग। इस किताब का पहला भाग सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहला भाग सुन सकते हैं। धन्यवाद।